जी, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछली क्लास के वीडियो में मौर्य काल को और गुप्त काल को बखूबी तरीके से समझा था। इतिहास के क्रम में उत्तरी भारत के इतिहास को तो हमने डिटेल्स रूप में समझ लिया था। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत के इतिहास के क्रम की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण जिस तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर भारत में साम्राज्यों का विस्तार हुआ था, उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी साम्राज्यों का विस्तार देखने को मिला है, जिसमें आप इसके अलग तरीके से आप पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, यह हमारा पहला दक्षिण भारत के इतिहास का वीडियो क्लिप बनेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा और तीसरा, करीब करीब 2-3 वीडियो में हम लोग इसको समझ लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि चोल, चीर, पांडे, इस तरीके से आगे आप देखेंगे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ऐसे त्रिपक्षीय युद्ध वगैरह देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जरूर पूछ दिए जाते हैं, और मेंस में भी इससे संबंधित कुछ डिटेल समझने को लिखने को मिलता है, तो इसलिए इसे जानना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम इसमें दक्षिण भारत के इतिहास में एक युग शुरू होता है जिसका नाम होता है संगम युग। संगम युग को संगम काल भी कहते हैं, संगम एज भी कहते हैं। तो संगम युग जो है, विशेष रूप से यह संगम जो शब्द है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है सभा अथवा सम्मेलन होता है। इसमें हुआ क्या था कि जब दक्षिण क्षेत्र में 100 और 300 ईस्वी के पूर्व के बीच की बात करें, तो इसमें कवियों की सम्मेलन बुलाई जाती थी, और करीब करीब 3 कवियों की सम्मेलन बुलाई गई, और उस सम्मेलन के द्वारा जो है कुछ पुस्तकों की रचना की गई, कविताओं की रचना की गई, और उससे इतिहास की जानकारी मिलती है। उस इतिहास को हम संगम युग के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो यही बात करते हैं कि इसमें संगम काल का संबंध जो है 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसी में आप देखेंगे कि संगम जो है तमिल कवियों की सभा थी, अर्थात तमिल कवियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। एक नहीं, इस तरीके से आप देखेंगे करीब 3 कवियों के सम्मेलन बुलाए गए थे। 3 टर्म में, जिसमें तमिल साहित्य की रचना की गई। वही मैं बताया कि तमिल कवियों का सम्मेलन बुलाकर और तमिल साहित्य जो कविताओं के आधार पर बनाया गया था, इसकी रचना की गई। वर्तमान परिदृश्यों में देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था, इसमें जो साहित्य बना था, जो तमिल साहित्य जो तैयार हुआ था, वो अभी वर्तमान में विनष्ट हो चुका है, वो जो है वर्तमान में नहीं है। लेकिन तृतीय जो कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें जो साहित्य निर्माण हुआ था, वो अभी वर्तमान में भी है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि इन जो तमिल साहित्यों की रचना जो की गई थी, जिसे कहीं ना कहीं हम लोग संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं आगे कि इसका क्रम, यानी कौन सा सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसकी चर्चा जरा सा कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला यानी प्रथम कवि सम्मेलन जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में होता है, वह होता है पांडे राज्य की मदुरई नाम की राजधानी में होता है। यानी पांडे, इधर देखेंगे कि ये हम इस पर चर्चा करेंगे, तो ये हमारा जो होगा पांडे, एक ये क्षेत्र हो जाता है पांडे साम्राज्य, पांडे वंशजों का, जिसकी राजधानी मदुरई रहती है। और इस मदुरई में इन सभी चोल, चीर, पांड्यों की कवियों का जो है एक सम्मेलन बुलाया जाता है, और उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि करते हैं। इन्हीं के द्वारा यह माना जाता है कि दक्षिण भारत में अनार्यों को आर्यीकरण का कार्य जो है अगस्त ऋषि ही कर रहे थे। जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ा था कि उत्तर क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो है उत्तर क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में अगस्त ऋषि के द्वारा आर्यीकरण किया जा रहा था, और उत्तर क्षेत्र में विदेह माधवा के द्वारा जो है आर्यीकरण गौतम राहुगण के द्वारा, मिस्टेक सॉरी, उसको रिमूव कर लीजिएगा, गौतम राहुगण के द्वारा उत्तर क्षेत्र के लोगों को जो है आर्यीकरण का काम किया जा रहा था, और दक्षिण क्षेत्र में ऋषि अगस्त के द्वारा आर्यीकरण का कार्य किया जा रहा था। तो ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में आप देखेंगे कि मदुरई में कवि सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाता है। और इसके बाद इसी तरीके से द्वितीय सम्मेलन जो है कपाटपुरम में किया जाता है, जिसका नाम कवतापुरम भी कहा जाता है। कवतापुरम भी इसे कहा जाता है, और यही एक अलग होता है जो कवतापुरम, कपाटपुरम, और इसकी भी अध्यक्षता अगस्त ही करते हैं। लेकिन यह भी पांडे क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, पांडे वंश के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आप बात करते हैं कि तृतीय कवि सम्मेलन जो किया गया वह था उत्तरी मदुरई, अर्थात 2 सम्मेलन। इसको याद करना बहुत आसान है कि 2 सम्मेलन, पहला और तीसरा सम्मेलन आप देखेंगे कि मदुरई क्षेत्र में ही होता है।
और पहला और दूसरे सम्मेलन का अगस्त जो है अध्यक्षता करते हैं, ऋषि अगस्त अध्यक्षता करते हैं। वही तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा किया जाता है। तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? नक्कीरर के द्वारा किया जाता है। तो इससे संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है कि जो संगम साहित्य में कवियों का सम्मेलन होता है उसमें तृतीय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं, यह पॉइंट कहीं ना कहीं पूछ सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। तृतीय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा किया जाता है। वही पहले और दूसरे कवि सम्मेलन की अध्यक्षता अगस्त के द्वारा किया जाता है। वही अगर पहले और तीसरी कवि सम्मेलन की बात करें तो उनके जो है क्षेत्र जो होते हैं वो होते हैं मदुरई क्षेत्र। पहले मदुरई और तीसरे उत्तरी मदुरई। और वही दूसरे कवि सम्मेलन जो है कवतापुरम अर्थात कपाटपुरम में होता है। अब ये देखते हैं कि नोट में पांडे राजाओं यानी टोटल 197 सदस्यों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन करते हैं। ये तीनों संगम जो है किनके द्वारा किया जाता है? तो पांडे राजाओं के द्वारा किया जाता है। अब पांडे राजा आप कहा जा सकता है कि यह जो है पांडे जो क्षेत्र थे ये कहीं न कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ये विशेष रूप से मातृसत्तात्मक वाले जो है शासन चल रहे थे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इधर की तरफ ये तो आपने संगम युग के बारे में समझा कि ये 3 युग चल रहे, 3 क्षेत्र थे जिसमें विशेष रूप से देखेंगे कि दक्षिण क्षेत्र में चोल, पांडे और चेर, चोल, पांडे, ये 3 वंश चल रहे थे, चोल वंश, चेर वंश और पांडे वंश। और इन 3 वंशजों के द्वारा जो है विशेष रूप से ये चेर वंश जो है कर्नाटक क्षेत्र में इधर चेर या केरल के क्षेत्र में देखेंगे कि केरल के इधर के क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र था उस क्षेत्रों में जिस वंश का उद्भव हुआ था वह था चेर वंश। और इधर हम बात करते हैं कि जो तमिलनाडु के सबसे तटीय क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है इधर आप पांडे क्षेत्रों का जो है उदय देखने को मिलता है। और ठीक इसके ऊपर आप देखेंगे कि चोल राजा जो कि चोल वंश के ये होता है जो विशेष रूप से कृष्णा नदी और इधर आप देखेंगे कि इसके नागार्जुन नदी जो थी इसके बीच के जो क्षेत्र होता है इसमें चोल वंश जो है उद्भव होते हैं और यह भी तमिलनाडु के ऊपर का क्षेत्र होता है। इधर आप देखेंगे कि चेर वंश का जो ये था प्रतीक चिन्ह जो था वो था धनुष और चोल वंश का प्रतीक चिन्ह जो था वो था बाघ और पांडे वंश का जो प्रतीक चित्र था चिन्ह जो था मछली था। इसे याद करना बहुत आसान है। चेर का मतलब चेर मतलब आप कह दो कि छेरो नहीं तो धनुष से बाघ को और तुम्हारे मछली को मार देंगे। तो ये भी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इधर से हमने एक धनुष दिया और सामने 2 शिकार है, एक बाघ है और दूसरा मछली है। तो पहले बाघ और दूसरा मछली। तो किसी न किसी तरीके से आप इसको याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष और वही आप देखेंगे चोल वंश का प्रतीक चिन्ह जो था वो था बाघ और पांडे वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो था मछली। अब बात करते हैं कि एक एक वंश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चोल वंश जो है चोल वंश की जो साहित्यिक जानकारी जो मिलती है जिसका जो स्रोत करते हैं वह कात्यायन की वार्तिका नाम की पुस्तक से मिलता है। यानी वार्तिका एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी? कात्यायन के द्वारा किया गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि चोल वंशजों का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बाघ था और इधर आप देखेंगे चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। इसमें प्रमुख शासक के रूप में था करिकाल प्रमुख शासक के रूप में था। चोल का प्रमुख शासक जो था करिकाल था और चोल का प्रतीक चिन्ह जो था वो बाघ था। ध्यान रखेंगे बाघ हमेशा काल के रूप में होता है तो इसलिए चोल वंशजों का जो प्रमुख शासक था वह था करिकाल। तो ये याद रखना बहुत आसान है कि चोल वंशजों का प्रमुख शासक जो प्रतापी शासक था वह था करिकाल। इसने अपनी राजधानी पुहार अथवा कावेरी पट्टनम बनाई यानी पुहार अथवा कावेरी पट्टनम बनाई जो कि अभी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इधर देखने को मिलेगा। अब इधर आप बात करते हैं इधर इसके आगे की बात करते हैं कि इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चोल शासक ने ही इधर आप देखेंगे कि जो श्रीलंका है इस श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे चोल शासक के द्वारा ही। इधर आप देखेंगे चोल वंशों में सबसे महत्वपूर्ण थे। चोल जो संगम हुआ था उस संगम में कौन सा वंश सबसे महत्वपूर्ण था? तो वह चोल वंश जो था सबसे महत्वपूर्ण के रूप में कार्य कर रहा था।
इधर इसकी बात करते हैं कि इधर हमारा चीर वंश है। चीर से शब्द आता है केरल ही आता है। यह केरल क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। केरल के तटीय क्षेत्रों में जिस वंश का उद्भव हुआ था वह था चीर वंश। तो चीर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। धनुष चीर वंश का प्रतीक चिन्ह था। अभी मैंने ट्रिक से समझाया कि धनुष जो है चीर वंश का जो है प्रतीक चिन्ह जाना जाता है। और चीर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टवन था। चीर वंश का सबसे प्रतापी शासक यानी सेनगुट्टवन था। चीर वंश का प्रतापी शासक सेनगुट्टवन था। तो ये ध्यान रखेंगे कि सेनगुट्टवन जो है चीर वंश से संबंधित है। और वही आप करिकाल देखेंगे तो चोल वंश से संबंधित है। करिकाल किसका प्रमुख शासक था तो चोल वंशी। और सेनगुट्टवन किसका प्रमुख शासक था तो चीर वंश का जो है प्रमुख शासक देखने को मिलेगा। अब इसी में देखेंगे कि सेनगुट्टवन ने क्या कार्य किया था जो प्रमुखता हासिल की। तो सेनगुट्टवन ने चीर राज्य में कन्नगी पूजा अर्थात पत्नी पूजा की प्रथा चलाई। इसकी जो चर्चा आप देखेंगे कि यह जो है एक पुस्तक है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम पुस्तक के द्वारा यह जानकारी मिलती है कि इस समय देखिएगा कि इस पुस्तक में व्यापारी एक कोवलन होते हैं और कोवलन और एक नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी की गई है। और कोवलन की ही पत्नी रहती है कन्नगी और उन्हीं कन्नगी के नाम पर एक कन्नगी पूजा की प्रथा शुरुआत करता है सेनगुट्टवन, जिसे पत्नी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो पत्नी पूजा अर्थात कन्नगी पूजा किसने शुरू की थी सेनगुट्टवन ने की थी। और किस राज्य किस वंश से संबंधित था तो वह था चीर वंश से संबंधित था। चीर वंश में आप देखेंगे कन्नगी पूजा की प्रथा शुरू हुई थी जिसे पत्नी पूजा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पांड्य वंश की। ये पांड्य वंश जो है विशेष रूप से मेगास्थनीज के पुस्तक के द्वारा यह जानकारी मिलती है कि पांड्य जो होते हैं वह विशेष रूप से कहीं ना कहीं हेराक्लीज की पुत्री पांड्या थी। और पांड्या के द्वारा पांड्य वंश की जो है जो शुरुआत करने को देखने को मिला। तो इसलिए इसमें देखेंगे कि पांड्य क्षेत्र में विशेष रूप से संभवतः मातृसत्तात्मक थे और इसमें जो शासिका होती थी महिलाएं ही होती थी। इधर चोल और चीर में शासक होते थे राजा होते थे, परंतु पांडे जो था जहां पर महिलाएं ही शासन करती थी। और हेराक्लीज की पुत्री पांड्या के द्वारा पांडे वंश का जो है उद्भव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यह एक मातृसत्तात्मक वंश के रूप में देखने को मिलता है जानकारियों के आधार पर। इधर आप देखेंगे पांड्यों की प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा मिलता है। मेगास्थनीज की मैं बात कर दूं तो यह जो है आप देखिएगा कि बिंबिसार के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत में आते हैं, जो सेलुकस निकेटर का जो है सेनापति के रूप में इधर राजदूत के रूप में आता है मेगास्थनीज, जो उसने अपनी यात्रा विवरणी वगैरह पूरा दिया हुआ है। तो उसी की पुस्तकों से ये जानकारी मिलती है कि पांडे की क्या विशेषता रही होगी। पांड्यों का शासन संभवतः स्त्रियों द्वारा चलाया जाता था। और वही मेगास्थनीज की पुस्तक से ही यही जानकारी मिलती है कि जो है हेराक्लीज था, हेराक्लीज की पुत्री पांड्या थी और पांड्या के द्वारा पांड्य वंश जो है स्थापित किया गया था। इसलिए कहा भी जा सकता है कि इसकी जितनी भी शासिका होती थी वो स्त्रियां ही होती थी। पांड्य राजा जिसका नाम नेडियोन था, नेडियोन जो है प्रमुख शासक के रूप में आता है और इसने समुद्र पूजा की जो शुरुआत कर देती है। जैसे सेनगुट्टवन ने कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी, वैसे ही पांड्य राजा नेडियोन ने समुद्र पूजा की शुरुआत कर देती है। तो कर देते हैं। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि पांड्य राजा कौन से जो थे जो समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। तो नेडियोन ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। इसी तरीके से सेनगुट्टवन ने कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी। चोल वंश में चीर वंश में कन्नगी पूजा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो चुका होगा कि पांड्य राजा नेडियोन जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की। ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं दक्षिण भारत के आर्यीकरण का कार्य कौन कर रहे थे, अगस्त ऋषि कर रहे थे। यह ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण
अर्थात ऋग्वैदिक काल में आर्यीकरण मतलब अनार्यीकरण ये कहा जाता है कि जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे वो अनार्य हैं, और जो संस्कृत भाषा जानते हैं वो श्रेष्ठ और आर्य हैं। श्रेष्ठ लोगों को ही आर्य कहा जाता था। तो संस्कृत सिखाने का काम अगस्त ऋषि ने किया, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि दक्षिण भारत में आर्यीकरण का कार्य कौन कर रहे थे? अगस्त ऋषि कर रहे थे। और उत्तर भारत में आर्यीकरण का काम कौन कर रहे थे? तो गौतम राहुगण कर रहे थे। ये मैंने ऋग्वैदिक काल में उसको डिटेल्स कंप्लीट किया है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं तमिलों के प्रमुख देवता, यानी तमिल जिसको दक्षिण क्षेत्र कहते हैं, तो उन सभी तमिलों के जो प्रमुख देवता के रूप में मुरुगन थे, जिसे मुरुगन कहेंगे या सुब्रमण्यम कहेंगे। तो सुब्रमण्यम अथवा मुरुगन प्रमुख देवता के रूप में थे। जैसे उत्तर भारत के उस समय के ऋग्वेद में देखेंगे कि प्रमुख देवता के रूप में इंद्र थे, और उसी तरीके से जब मध्य एशिया की तरफ जाते हैं तो उधर आपके 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। और इसी तरीके से इस क्षेत्र में आप देखिएगा कि दक्षिण क्षेत्रों में 100 से 300 ईस्वी के बीच में मुरुगन और अथवा सुब्रमण्यम यह प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। तमिल क्षेत्रों का तमिल के प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। अब हम इनके जो स्रोत मिले हैं वह प्रमुख साहित्यिक स्रोत क्या थे, इसकी थोड़े बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमने चोल, चीर और पांडे ये क्षेत्रों का जो देखे, इसमें आप देखेंगे विशेष रूप में जो हमें साहित्यिक स्रोत मिला, एक पुस्तक है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो है तोल्काप्पियार के द्वारा रचित की गई जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तमिल का व्याकरण का ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम है। यानी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी पुस्तक तमिल व्याकरण से संबंधित है, तो यह आपको ध्यान देना होगा कि तमिल व्याकरण जो है तोल्काप्पियम में लिखा गया, जो तोल्काप्पियार के द्वारा रचित की गई है। कहीं ना कहीं यह शब्द जो है हम लोग के लिए ट्विस्ट होता है, जो उत्तर भारत से संबंधित होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो थोड़ा बहुत 1-2 बार इसको पढ़कर और समझकर सुनकर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, एक पुस्तक है जिसकी मैंने अभी चर्चा किया, जहाँ से कन्नगी पूजा की शुरुआत प्रथा देखने को मिलती है, वह इसी पुस्तक के उल्लेखों से देखने को मिला, यानी शिल्पाधिकारम। यानी शिल्पाधिकारम एक पुस्तक है जो इलंगो आदिसल के द्वारा लिखा गया। इलंगो आदिसल के द्वारा जो है शिल्पाधिकारम पुस्तक की रचना की गई, और इसने इस शिल्पाधिकारम विशेष रूप से पुस्तक एक व्यापारी जिसका नाम कोवलन है, और कोवलन की पत्नी कन्नगी है, यानी कोवलन एवं नर्तकी माधवी का प्रेम कहानी इसमें रचित की गई है। कोवलन और माधवी जो नर्तकी थी उसके प्रेम कहानियों का वर्णन मिलता है, और कोवलन की पत्नी क्या थी? कन्नगी थी, और इसी के नाम से जो है आप देखेंगे सेनगुट्टवन ने कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक और पुस्तक तिरुवल्लुरल जो है तिरुवल्लुर के द्वारा जो है रचित की गई। इससे भी उसकी जो है संगम युग के साहित्यों को समझने में जो है हमें डिटेल्स जानकारी देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक और पुस्तक है कुरल भी जो है तिरुवल्लुर के द्वारा ही लिखा गया, जो तमिल साहित्य के रूप में यानी कविताओं के रूप में तमिलों की जानकारी देखने को मिलता है। तो ये आपने डिटेल समझ लिया कि दक्षिण भारत के 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी के पूर्व की जो बातें हुई थी उसको हमने समझने का प्रयास किया था। इसी तरीके से दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये जो है कहीं त्रिपक्षीय युग हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हम ये समझेंगे कि बादामी के चालुक्य वंश और बेंगी के चालुक्य वंश, इसी तरीके से और भी उसमें जो दक्षिण भारत के जो वंश उद्भव हुआ था 300 ईस्वी के बाद, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो क्लिप आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।